Hello my dear friends and students. Today I am going to explain the 5th chapter of chemistry subject of 8th standard ICSE board. Students of any board can watch this video and learn from it as the topics are almost similar in all the boards. Watch the complete video so that you will not skip any topic. This is Hussain. Welcome to our channel. Let's start. नेम ऑफ द 5th चैप्टर इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इसमें क्या है कि 19th सेंचुरी से पहले जो एलिमेंट्स के नाम थे वो साइंटिस्ट तब वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज़ करते थे। 19th सेंचुरी से पहले 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया जे बर्जीलियस, जिसने क्या किया, उसने वर्ड्स और सेंटेंसेस को ना यूज़ करके उसने सिंबल्स, फॉर्मूले एंड इक्वेशंस को यूज़ किया। So this scientist J. Berzelius laid the foundation of the language of chemistry। जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन किसने रखी? J. Berzelius ने। फिर वर्ड्स आते हैं सिंबल्स। अभी सिंबल क्या होता है? सिंबल इज एन एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट का नाम हो, उसके नाम को जो एब्रीवेट हम करते हैं या सिंबलाइज करते हैं उसको कहते हैं सिंबल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव बीन डिराइव्ड इन 3 वेज। जो अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उनके सिंबल्स को हम 3 तरीके से डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट वे कौन सा है? फर्स्ट वे है द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट। अब ये सारे इंग्लिश नेम दिए गए हैं, ये एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, पर इनका जो सिंबल होगा वो क्या होगा? वो होगा इस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर, इसका सिंबल होगा। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H, तो इसका सिंबल आ गया H। बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, फॉस्फोरस का P और सल्फर का S। तो ये फर्स्ट वे है, हम सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को ड्राइव कर सकते हैं फर्स्ट वे से। सेकंड है, सेकंड वे में देखिए द फर्स्ट लेटर अलोंग विद वन मोर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट। इसमें क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स के ऐसे नाम हैं जो एक सिंबल से नहीं आप उसको एब्रीवेट कर सकते, सिंबलाइज कर सकते, उसमें 2 सिंबल्स लगते हैं। जैसे पहला जो सिंबल होगा, या जैसे ये नाम लिखे हैं पूरे एलिमेंट्स के, इसका जो फर्स्ट सिंबल होगा या फर्स्ट लेटर होगा वो तो वही होगा जो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर है, वो तो वही होगा, पर जो सेकंड उसका लेटर होगा वो उसके साथ वाला भी हो सकता है, वो 3rd नंबर वाला भी हो सकता है, 4th नंबर वाला भी हो सकता है। जैसे हीलियम का फर्स्ट तो H ही रहेगा, पर इसका पूरा सिंबल क्या है? He, हीलियम। नियन का Ne, निकल का Ni। अभी फर्स्ट सेकंड ही चल रहे हैं। मैग्नीशियम का देखो फर्स्ट तो है ही, फिर 3rd नंबर आ गया Mg। मैंगनीज का सिंबल Mn, और एल्युमिनियम का Al, और आर्गन का Ar। और इस तरफ आइए तो कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Ch नहीं है, फर्स्ट और 3rd क्रोमियम, कोबाल्ट का Co, क्लोरीन का फर्स्ट और 3rd Cl, जिंक का फर्स्ट और 3rd Zn, और प्लेटिनम का फर्स्ट और 4th Pt, और रेडियम का Ra। अभी 3rd वे है 1 और 2 लेटर्स ऑफ द लैटिन नेम ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश नेम लिखे गए हैं और लैटिन लैंग्वेज में ये सोडियम को ये नाम से पुकारते हैं। अब ये लैटिन नेम लिखे गए हैं इंग्लिश नेम के, ठीक है। अब देखो सोडियम का नाम क्या है? नेट्रियम लैटिन में। पोटाशियम को कैलियम बोलते हैं, आयरन को फेरम, कॉपर को क्यूपरम, सिल्वर को अर्जेंटम, टिन को स्टेनम, गोल्ड को अरम, और लेड को प्लम्बम, और मरकरी को हाइड्रोजनम, ठीक है। ये नाम है। अब इनके सिंबल जो है इंग्लिश नाम से नहीं रखे जाते। ये तीसरा तरीका है जिसमें हम कोई एलिमेंट्स, ये वाले जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, इनके जो सिंबल्स होंगे वो इंग्लिश नेम से नहीं रखते, वो लैटिन नेम से रखते हैं। अब सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, तो इसका सिंबल Na है यहाँ से। कैलियम, पोटाशियम का लैटिन नेम है कैलियम, इसका सिंबल होता है K। अब देखो आप सोचोगे कि सर उसका नाम तो पोटाशियम है तो K कैसे आया? तो वो लैटिन नेम से नाम रखे जाते हैं। ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनको इंग्लिश के नाम से नहीं सिंबल हम लिखते इसके, ठीक है। अभी आयरन है, आयरन का लैटिन नेम क्या है? फेरम, तो फेरम से ही इसका सिंबल बन गया Fe, ठीक है, पोटाशियम का K से। कॉपर का अब CO होना चाहिए था पर CO नहीं है, इसका सिंबल है Cu यहाँ से।
सिल्वर का अर्जेंटम, यहाँ से ए और जी, ये सिल्वर का ये सिंबल है ए जी। टिन का स्टेनम, इसका है एस और एन। और गोल्ड का अरम ए और यू। और लेड का प्लम्बम पी और बी। और लास्ट मरकरी का हाइड्रोजनम, इसका एच और जी। ये 3 तरीके हैं। अब आगे है व्हाट डज अ सिंबल रिप्रेजेंट। अब देखो जी सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले बताया है एन एलिमेंट इन पर्टिकुलर, मतलब कहने का मतलब है आपको इतना तो पता है कि 2 एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है और यहाँ पे क्लोरीन एक एलिमेंट है, तो ये जब मिलेंगे 2 एलिमेंट, अभी तो एलिमेंट है क्योंकि अलग अलग हैं, पर जब मिलेंगे तो ये अब एलिमेंट नहीं रहेंगे, अब ये कंपाउंड बना देंगे। तो पहली सिंबल रिप्रेजेंट कैसे करता है, एन एलिमेंट इन पर्टिकुलर। मतलब अब देखो पहले पहले ऐसे होता था, जैसे कॉमन साल्ट, इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट बोलते हैं, टेबल साल्ट बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। पहले पहले क्या होता था, हम कॉमन साल्ट लिखते थे, कॉमन साल्ट इज मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, मतलब इस फॉर्म में लिखते थे, SODIUM क्लोरीन पूरा नाम। पर अभी हम ऐसे नहीं करते, हम सीधा सिंबल लगाते हैं, ये कंपाउंड का नाम लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये किसका बना हुआ है, सोडियम का सिंबल का और क्लोरीन का। मतलब ज़रूरी नहीं है आप पूरा अब नाम लिखो, अब बस आप सिंबल लिख लो तो वो भी सही है केमिस्ट्री में। अब अगली एग्जांपल देखो, कॉपर को हम ये नहीं लिखेंगे COPPER कॉपर, अब CU सिंबल लगाया, कॉपर रेड ब्राउन होता है, और गोल्ड AU, अभी देखा गोल्ड का क्या है AU, कॉपर का ये, गोल्ड येलो कलर का होता है। ऐसे कैल्शियम जो है Ca, कैल्शियम से लिया और वो मेटल है, और क्लोरीन जो है वो है नॉन मेटल। ठीक है, अभी सेकंड जो सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहला तो एन एलिमेंट इन पर्टिकुलर है, सेकंड है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इसमें है जो फॉर्मूले और इक्वेशंस होती हैं उसमें सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। जैसे समझ लो अब हाइड्रोजन का यहाँ पे एक सिंबल है, अब ये हाइड्रोजन का एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों, अब ये एक हाइड्रोजन एटम है। कैसे, अब यहाँ पे चलो कुछ भी नहीं लिखा, पर हम मानते हैं कि यहाँ पे एक, अभी एक हमारे सामने है तो एक एटम तो है, चाहे हम लिखें या ना लिखें, हमें इतना पता है कि ये एक हाइड्रोजन का एटम है। अब एक और हाइड्रोजन का एटम लिख लो, तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स जब एक से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे एक एलिमेंट था, जब एक से ज्यादा एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। ऐसे ही एक से ज्यादा एटम्स हो, 2 एटम्स हो या 2 से ज्यादा एटम्स हो, तो वो जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है। अब ये कितने मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल एक ही है, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे बना, 2 एटम के जुड़ने की वजह से। ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, पर इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं, 2। तो ये सेकंड सिंबल को रिप्रेजेंट करने का सेकंड तरीका है ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला। फॉर्मूला समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखो, आपको अभी मैंने पीछे स्लाइड में बताया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन का एक एटम है। ये 2 एटम्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल नहीं बने, मॉलिक्यूल 1 बना है। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब 1 मॉलिक्यूल बना है। अगर आगे 2 होता है इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल बनते हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे 2 एटम मिलके 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं हाइड्रोजन का, और उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, 2। ठीक है, ऐसे ही अभी मैंने पीछे बताया था कि आप जैसे सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। यहाँ हम एलिमेंट कंपाउंड की बात ना करके एटम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो ये एलिमेंट के साथ साथ ये एक एटम भी है, ये सोडियम का एटम है। ठीक है, यहाँ पे माना कि आगे कुछ नहीं लिखा, पर सोडियम का हमें पता है 1 एटम है। तो यहाँ पे क्लोरीन का ये सिंबल है, क्लोरीन के कितने एटम है, 1 एटम। एक एटम सोडियम का, एक एटम क्लोरीन का, जब ये कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। अब ये जो है ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि 2 एटम्स थे ना। अब यहाँ अगर मैं देखूँ, यहाँ भी एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है। हम लिखते नहीं है फॉर्मूले में, इसके मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में, पर हमें पता होता है कि यहाँ पे 2 एटम्स जुड़े हैं, एक सोडियम का एटम जुड़ा है, एक क्लोरीन का एटम जुड़ा है। सो ये हमारे पास आ गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या हुई, फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूला है। ये 1 आगे वाला मुझे ये कंफ्यूज ना हो जाए,
ये 1 मॉलिक्यूल है, इसलिए मैंने 1 आगे लगाया है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब ये सेम एलिमेंट के से मॉलिक्यूल बना है और यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का मॉलिक्यूल बना है। सो फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। आगे देखो, आगे क्या फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कहते हैं एटम, एलिमेंट का एक एटम जब कंबाइन करता है सेम एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ, जैसे यहाँ पे एलिमेंट का एक एटम जब कंबाइन करता है सेम एलिमेंट, यहाँ भी हाइड्रोजन है यहाँ भी हाइड्रोजन है, दूसरे एटम के साथ, और वो बनाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। आगे टॉपिक है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो एटॉमिसिटी हो जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल है तो इसमें एटम्स कितने हैं, अगर मैं पूछ लूँ व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है पता है, उसके अंदर एटम्स कितने हैं 2, तो उसका आंसर क्या होगा 2। 2 को हम क्या लिखते हैं, डाई। सिंगल अगर एक एटम हो उसको मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका। इतनी दूर तक जाना नहीं पर पता होना चाहिए। आगे है एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन गैस। O3 गैस है, आपको पता है ओजोन गैस जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में होती है हमारे एनवायरनमेंट में, विच प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, जो सन से आती है उससे एंटर नहीं करने देती, वो अर्थ पे एंटर करने से रोकती है, ठीक है। सो एटॉमिसिटी ओजोन गैस की कितनी है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, उसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक। अभी एटॉमिसिटी नोबल गैस एलिमेंट्स की कितनी है, अब नोबल गैस एलिमेंट्स जो है इसका नाम ही नोबल गैस है, या इनर्ट गैस एलिमेंट्स भी इसको बोलते हैं। इनर्ट का मतलब या नोबल का मतलब कि ये हाईली इनएक्टिव एलिमेंट है या हाईली इनएक्टिव गैसेस हैं, ये कभी किसी के साथ कंबाइन नहीं करेंगी, ये कभी ऐसा आप ऐसा नहीं देखोगे कि हीलियम क्लोरीन के साथ जुड़ गई, नहीं, वो हमेशा अकेली रहती हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, आपके सिलेबस में बस ये 3 है, हीलियम, नियन, आर्गन। तो ये अकेली रहती हैं, ये सिंगल एटम है इसके अंदर, तो ये है मोनोटॉमिक। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 1, सो ये मोनोटॉमिक है। अगर फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी पूछें तो उसमें 4 एटम्स होते हैं, तो ये टेट्राटॉमिक हो गए। और अगर सल्फर की एटॉमिसिटी पूछें तो उसमें 8 एटम्स होते हैं, S8, तो ये ऑक्टाटॉमिक हो गई। आगे है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अपने आप नहीं जुड़ जाता, उसकी जो कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। इसमें एग्जांपल दी है, जैसे 1 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन विद 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बना, हाइड्रोजन को आगे रखते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, अब HCl बन गया हमारे पास, ठीक है। ये कैसे बना, एक एटम क्लोरीन का मिला और एक एटम हाइड्रोजन का मिला, तो 2 एटम्स हो गए, 2 एटम्स मतलब एक मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब इसमें वैलेंसी क्लोरीन की कितनी है 1 क्लोरीन की वैलेंसी आ गई 1। ये आगे जाके मैं समझाऊंगा कैसे है ये। आगे एग्जांपल है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता है फॉर्मूला वाटर का होता है H2O, अब यहाँ पे H2O बन गया, वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी है 2। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑक्सीजन के साथ तो कुछ नहीं लगा, मतलब 1 है होगा, तो हाइड्रोजन के साथ 2 लगा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कैसे हो गई, ये आपको आगे जाके पता लगेगा कि ये जो हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स जो गए हैं ये एक्चुअली 2 ऑक्सीजन के हैं। सो वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी है 2। थर्ड में देखो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और ये बन गया NH3, ये अमोनिया गैस का फॉर्मूला है। अब इसमें वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी है 3, और ये हाइड्रोजन के साथ जो 3 लगा है ये एक्चुअली नाइट्रोजन की वैलेंसी है। आगे 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये बना दिया CH4। अब ये देखो CH4 होती है मीथेन गैस, METHANE, मीथेन गैस, इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। एक्चुअली ये जो 4 यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ लगा है ये वैलेंसी कार्बन की है। अभी फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स के अंदर द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हम कर रहे हैं, उसमें एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है 1 एटम ऑफ सोडियम डिस्प्लेसेस 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। ये एसिड का फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हर एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हमने लिया है।
यहाँ क्या मतलब है कि 1 एटम ऑफ सोडियम ने क्या किया, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सेकंड में देखो यहाँ पे 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम ने क्या किया, यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला ये होता है। ऐसे ही 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम ने क्या किया, उसने 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और बना लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। आगे है मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। अब देखो आपने ये किया मोनोटॉमिक मतलब सिंगल एटम हो जिसमें, डायटोमिक जिसमें 2 एटम हो, ऐसे ही ये मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट मतलब वो वाले एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको बोलते हैं मोनोवेलेंट। जिनकी वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 2 होती है वो डाइवेलेंट, जिनकी 3 वैलेंसी है वो ट्राइवेलेंट, ऐसे आगे चलता रहता है। आगे देखो यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल की तरह मैं बनाया है जो आगे की क्लास में आएगा। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ये एक पीरियड ही है जिसमें हर एक चीज जो है एक रेगुलर इंटरवल में दोबारा दोबारा आती है। ये वैलेंसीज मैंने बताई हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की। आपको पहले तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से अरेंज किया गया है, जैसे 1 2 3 4 आप देख सकते हो 10 तक, 11 से 18 तक, 19 20 इतना ही आपके सिलेबस में है। और ये आपको बाय हार्ट मतलब आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं अभी बोलने वाला हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि एलिमेंट्स को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर देना है। और आप इधर देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहला कॉलम देखते हो, ऊपर क्या मेंशन है, ऊपर वैलेंसीज मेंशन है। वैलेंसीज में आप देख रहे हो, वैलेंसी स्टार्टिंग में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, पहले कॉलम की 1 वैलेंसी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो जाता है अगले कॉलम की 3, 2, 1 और 0। और आप ये भी देखते हो जैसे फर्स्ट कॉलम में जितने एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन चारों एलिमेंट्स की सेम वैलेंसी होगी, 1 वैलेंसी होगी। इधर भी 1 वैलेंसी है और यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन की भी 1 वैलेंसी होगी। इन द सेम वे आगे की तरफ देखो सेकंड कॉलम में, वहां पे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, 3 जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी 2 होगी। और इधर भी ऑक्सीजन और सल्फर की वैलेंसी 2 होगी। और अगर यहाँ देखें बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होगी और यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस की वैलेंसी भी 3 होगी। अभी आपने पिछले स्लाइड में किया, आपने देखा ना मीथेन गैस CH4, मैंने कहा था ये 4 वैलेंसी हाइड्रोजन की नहीं है, कार्बन की है। तो यहाँ देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4। अभी मैंने पीछे एक अमोनिया गैस का भी बताया था कि ये 3 जो है ये हाइड्रोजन का नहीं है, नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी है, 3, तो वहां से आया ये। ठीक है, इसके अलावा ये जो लास्ट है, जैसे ये नोबल गैस एलिमेंट्स, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, इनको इनर्ट गैस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये हाईली इनएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, गैसेस होते हैं, कभी किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, इनकी वैलेंसी 0 होती है, इसीलिए इसको नोबल गैस एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड होता है टर्म, इसका मतलब होता है बाइनरी कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं बाय ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट से बनते हैं बाय ट्रांसपोजिंग द वैलेंसी। जब उनकी वैलेंसीज में क्रिस क्रॉस होता है तब वो 2 एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एलिमेंट A जैसे है उसकी वैलेंसी है Y, ठीक है, और दूसरा है एलिमेंट B जिसकी वैलेंसी है X। एलिमेंट A उसकी वैलेंसी Y है, उसको ऊपर रख दिया, और एलिमेंट B है उसकी वैलेंसी क्या है, X, उसको ऊपर रख दिया। फिर उनमें क्रिस क्रॉस होता है, ट्रांसपोजिंग होती है, Y इधर आएगा और X इधर जाएगा, तो क्या बन गया, Y इधर गया तो X इधर आया तो AX बन गया और BY बन गया। इस तरीके से ही एलिमेंट्स जो हैं वो वैलेंसी की हेल्प से एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। अब एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे पहली एग्जांपल है सोडियम और ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे वैलेंसी जैसे 1 यहाँ पे लिखी है, क्योंकि आपको पता है सोडियम की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी आपने पीछे पीरियोडिक टेबल में किया है 2 है। तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, यहाँ तक एरो जाएगा, आगे तक नहीं लेके जाना, यहाँ तक नहीं लेके जाना। ये भी एक टर्म होता है कि आपने वैलेंसी को यहाँ तक लेके जाना है, ज़्यादा नहीं दूर, और ये वैलेंसी को भी यहाँ तक लेके जाना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप करते हो। तो उस साइड आप अगर देखोगे तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्रिस क्रॉस हुआ, ट्रांसपोजिंग हुई, और 1 का तो कुछ नहीं हम लिखते, तो 2 इधर आ गया तो बन गया सोडियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये कंपाउंड का फॉर्मूला बनना है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आगे कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो 1 इधर गया, 1 का तो कुछ लगना नहीं है, 1 को हम लिखते नहीं है।
2 इधर गया तो बन गया कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला। आगे है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, आपने पीछे पीरियोडिक टेबल में देखा, और ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रिस क्रॉस हुआ तो ये 2 इधर आ गया, Al2O3 बन गया। एल्यूमिना भी इसको बोलते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। आगे कुछ कंडीशन है, कहते हैं कुछ सब्सक्रिप्ट्स, ये अभी देखो इसको सब्सक्रिप्ट बोलते हैं। अभी मैंने इतना पढ़ा दिया, ये बात ही भूल गया मैं, जैसे ऑक्सीजन का ये नीचे जो एटम्स को हम नीचे लिखते हैं, मतलब नीचे मतलब सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट सब वर्ड कहाँ से आया है, जैसे सबमरीन, सबमर्सिबल, सबवे, मतलब नीचे को लिखते हैं, ऊपर नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो सब्सक्रिप्ट आप लिखते हो नीचे, वो कई ऐसे भी मतलब वैलेंसीज होती हैं जिनको आप डिवाइड करते हो बाय कॉमन फैक्टर और सॉल्व हो जाती हैं। जैसे ये देखो एग्जांपल, अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा, ऑक्सीजन की 2 है, तो 2 इधर आएगा और 4 उधर जाएगा, तो बन गया C2O4 बन गया। और आपने फिर कॉमन फैक्टर के साथ इसको डिवाइड कर देना है, जैसे 2 है, 2 को डिवाइड किया 2 के साथ, 4 को 2 के साथ, 2 कट हो गया, वो 1 आ गया, और 2 यहाँ पे 2 या 4 CO2 आ गया, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। ये ऐसे कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो Ca2 और O2 लिखोगे और डिवाइड करोगे कॉमन फैक्टर 2 के साथ, और फॉर्मूला क्या आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का, ये फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात करें, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और नाइट्रोजन की भी 3 है, तो क्रिस क्रॉस हुआ, Al3N3 आ गया, पर कॉमन फैक्टर क्या है 3 डिवाइडेड बाय 3 किया, और अब फॉर्मूला आ गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड का ये। पर ये सारे ऐसे कंपाउंड नहीं होते जो ये चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हो गया, या C2H2, इनको हम डिवाइड नहीं करते कॉमन फैक्टर के साथ। ये एसिटाइलिन का फॉर्मूला है, और ये C4H10 ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला है, ये भी गैस है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड है। तो इनको ऐसे सब्सक्रिप्ट्स को आप नहीं डिवाइड करते कॉमन फैक्टर में, ये एक्सेप्शंस हैं। आगे टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी। अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसीज उनके पास होती है, शो करते हैं, उनको बोलते हैं, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं कि वो शो करें वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कॉपर और आयरन, आपने पीरियोडिक टेबल में ये नहीं पढ़ा, वो आगे जाके हायर क्लासेस में आएगा। कॉपर की 2 वैलेंसीज होती हैं, कॉपर की 1 वैलेंसी भी होती है, 2 वैलेंसी भी होती है। आयरन की भी 2 वैलेंसी होती है, एक 2 एक 3। और फॉस्फोरस तो आपने पढ़ा, उसकी 1 वैलेंसी आपने देखी, 3 5 नहीं देखी, वो 2 वैलेंसीज होती हैं इसकी। सल्फर की आपने 2 देखी, पर 4 6 वैलेंसी नहीं देखी, ये भी एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी है कि वैलेंसी इज ऑफन इंडिकेटेड इन रोमन न्यूमरल्स इन द नेम ऑफ द कंपाउंड। ये अभी आप बताता हूँ मैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ कॉपर की वैलेंसी 1 है, अभी मैं पहली वैलेंसी यूज कर रहा हूँ कॉपर की, 2 वैलेंसीज वैसे शो कर रहा है। कॉपर की 1 वैलेंसी है, ऑक्सीजन की 2 है, तो 1 इधर जाएगा 2 उधर जाएगा, 1 का तो हमने लिखना नहीं, बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे वैलेंसी कौन सी कॉपर की यूज हुई, 1 वाली ना, तो यहाँ पे आपने जो 1 वर्ड है वैलेंसी का, वो आपने रोमन लैंग्वेज में आपने 1 लिखना है, कॉपर 1 ऑक्साइड, क्योंकि आपने 1 वैलेंसी उसकी यूज की। अगर आप कॉपर की 2nd वैलेंसी यूज करते हो 2 वाली, तो कॉपर 2 ऑक्सीजन 2 आप उसको सॉल्व करते हो तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अब यहाँ पे वैलेंसी कौन सी यूज की, 2, तो कॉपर 2 ऑक्साइड 2 रोमन लैंग्वेज में आपने लिखना है। ऐसे ही अगर आप आयरन की तरफ आ जाते हो, आयरन की 1 वैलेंसी 2 है, एक 3 है, अगर 2 वैलेंसी लगाएं ऊपर, ऑक्सीजन की भी 2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कॉमन फैक्टर के साथ, और बन जाएगा आयरन 2 ऑक्साइड। 2 क्यों, क्योंकि 2 वैलेंसी हमने यूज की है आयरन की। अगर आयरन की 3 वैलेंसी यूज करते हैं, ऊपर 3 है, ऑक्सीजन की तो 2 ही वैलेंसी है, तो आप उसको ट्रांसपोजिंग करते हो, क्रिस क्रॉस करते हो, तो आ जाएगा Fe2O3। ये फेरिक ऑक्साइड है, ऊपर फेरस ऑक्साइड था, ये आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे 3 क्यों लगाया, क्योंकि हमने आयरन की 3 वैलेंसी यूज की। ऐसे ही अगर फॉस्फोरस की बात करें, अगर मैं फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी यूज करता हूँ, सेम वैसे ही सॉल्व करके फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। और फॉस्फोरस 3 क्यों लगाए रोमन में, क्योंकि मैंने 3 वैलेंसी वाली यूज की है। और आगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा। इसमें 5 रोमन में क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने 5 वाली वैलेंसी यूज की है, आप देख सकते हो। ऐसे ही सल्फर का किया, सल्फर का मैंने समझ लो 4 वैलेंसी यूज की है। अब इसका बड़े ध्यान से देखना, 4 वैलेंसी यूज की है, ऑक्सीजन की 2। अब आप इसको जैसे कॉमन फैक्टर के डिवाइड कर देते हो, 2 इधर आ जाता है, 4 इधर आ जाता है, कैंसिल हो जाता है, 2 2 कैंसिल हो गया, और 2 या 4 SO2 हो जाता है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब इसकी वैलेंसी 4 नहीं रही, यहाँ पे वैलेंसी क्या शो हो रही है, 2, क्योंकि SO2 फॉर्मूला अब चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे आप सल्फर के साथ 2 ऑक्साइड लगाओगे, ना कि 4, क्योंकि अभी ये जो एंड में जो एंड प्रोडक्ट मिला उसमें जो वैलेंसी शो हो रही है ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन के साथ जो 2 वैलेंसी है वो किसकी है,
सल्फर की ही है, वही तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया इधर गया और ऑक्सीजन की तो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सल्फर की 6 वाली वैलेंसी यूज करते हो और ऑक्सीजन की 2 वाली, तो इसको सॉल्व करते हो, कॉमन फैक्टर 2 के साथ डिवाइड करते हो, 2 2 तो कैंसिल हो गया, बट 2 3 या 4 2 3 यार 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाता है। और यहाँ पे भी आपने 6 नहीं रोमन यहाँ पे लगाना, आपने 3 लगाना है, क्योंकि एंड में जो एंड प्रोडक्ट आपको मिला है SO3 मिला है, और ये 3 वैलेंसी आपको पता है सल्फर की है, ऑक्सीजन की तो अभी हमने 2/2 करके उसको कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे सल्फर 3 ऑक्साइड आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड्स कंटेनिंग रेडिकल्स। अब रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल होते हैं जैसे ये सिंगल एटम है, ये सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन आप देख रहे हो सिंगल एटम है, और ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, सिंगल एटम्स जिनके ऊपर चार्ज होता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये ग्रुप ऑफ एटम्स कैसे हैं? ये बाइकार्बोनेट आयन है, इसमें देखो ग्रुप ऑफ एटम्स कैसे हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम भी है, कार्बन एटम भी है और ऑक्सीजन एटम भी है, सो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। सो ऐसे एटम चाहे वो सिंगल एटम्स हों जिनके ऊपर चार्ज होता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स हों जो बिहेव करते हैं एज ए सिंगल एटम, उनके ऊपर चार्ज होता है, उनको कहते हैं रेडिकल्स, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, अमोनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, कॉपर आयन, और ये आयरन के आयन हैं 2 पॉजिटिव चार्ज, और आयरन 3 पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, इसलिए अल्मीनियम 3 पॉजिटिव चार्ज है। और आप ये भी देखोगे कि अलग अलग वैलेंसीज है, ये 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, क्या ये इनकी वैलेंसीज हैं। नेगेटिव रेडिकल्स देखो तो यहाँ पे क्लोराइड आयन है 1 नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन है, नाइट्रेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है, ऑक्साइड आयन है, सल्फाइड आयन है और फॉस्फेट आयन है। इन सब की अलग अलग वैलेंसी है, इनकी ऊपर वालों की 1 नेगेटिव है, इधर वालों की 2 नेगेटिव है, और ये फॉस्फेट आयन की 3 नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या होता है आपको ना, अभी मैं बताता हूँ, हमने ये तो पढ़ लिया कि वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, है ना। पर आप क्या सोचते थे कि एक एलिमेंट जिसकी वैलेंसी समझ लो 2 है, दूसरा एलिमेंट उसकी वैलेंसी भी 2 है, वो आपस में ऐसे ही जुड़ जाते हैं? नहीं, इतना ध्यान में रखना, जो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी है वो वैलेंसी के ऊपर चार्ज जरूर होता है। वो वैलेंसी जैसे 2 है, एक एलिमेंट के ऊपर वैलेंसी 2 पॉजिटिव होगी, दूसरे के ऊपर क्या होगी 2 नेगेटिव होगी। जरूरी नहीं 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होगी, किसी के ऊपर 1 पॉजिटिव भी हो सकती है, किसी के ऊपर 2 नेगेटिव भी हो सकती है। कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स जुड़े तो कंपाउंड बना, तो एलिमेंट्स कैसे बने जुड़ते हैं? वो जुड़ते इसी वजह से हैं कि उनके एलिमेंट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। एक एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो जब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तो कंपाउंड बनता है। ऐसे ये जो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, ये जब कंबाइन करेंगे नेगेटिव रेडिकल्स के साथ, तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सोडियम की वैलेंसी है 1 पॉजिटिव, आपने 1 तो जाना था, पर आपको ये नहीं पता था कि वो पॉजिटिव है। हाइड्रोक्सिल की 1 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसिल ईच अदर, तो बन गया कंपाउंड। अब ये जितने भी, अब देखो ये रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल, ये सारी एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल है। और एंड में कंपाउंड जो बन रहा है, ये कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड बनेगा उसके ऊपर ना ही कोई चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। यहाँ पे अमोनियम आयन है, वो सल्फेट आयन के साथ जिगजैग ट्रांसपोजिंग ऑफ वैलेंसीज हुई, और 2 इधर चला गया और 1 इधर चला गया। अगर इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिखूँ तो ये देखो कैसे होता है, ये 1 पॉजिटिव और यहाँ पे सल्फेट 2 नेगेटिव, एक करके देख देता हूँ। ये तो यहाँ पे आना है 2 इधर, अब 4 के उधर नहीं आना, ये तो उसका फॉर्मूला है ना। अब 2 ऐसे आएगा, 4 तो वहीं, क्योंकि अमोनियम आयन का ये फॉर्मूला है, 2 इधर और 1 का तो कुछ लेना नहीं, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ऐसे ही ये 3 पॉजिटिव वैलेंसी आयरन की ली है, सल्फेट आयन की 2 नेगेटिव, और 2 इधर आ गया Fe2 और SO4। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 12 बना दो, नहीं। SO4 वो उसका फॉर्मूला है सल्फेट का, उसको ब्रैकेट में बंद करके बाहर 3 लिख दो। ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव, सल्फेट की 2 नेगेटिव, 2 इधर आया और सल्फेट को SO4 तो उसका फॉर्मूला है, उसको ब्रैकेट में क्लोज करके फिर 3 को बाहर लिखो। ऐसे इसके केस में, इसमें तो भाई वैलेंसी दोनों की सेम है, कैंसिल आउट हो गई कॉमन फैक्टर के साथ, तो FeSO4 बन गया। एक और चीज़ मैंने बतानी है, जैसे ये अल्मीनियम लास्ट वाला है, अल्मीनियम सल्फेट फॉर्मूला बन गया है ना। इससे आपको क्या अंदाज़ा होता है? इससे अंदाज़ा होता है कि अल्मीनियम 2 है, अल्मीनियम हमारे पास 2 होते हैं अल्मीनियम आयन, और सल्फेट कितने होते हैं? सल्फेट
3 होते हैं और यही आपस में जुड़ते हैं और ये जुड़े तो ये बना। ठीक है, यहां अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल दे दूं। कैल्शियम अब कुछ 1 मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, कैल्शियम 1 है, उसकी वैलेंसी लिखी है 2 पॉजिटिव ऊपर। ठीक है, हाइड्रोक्सिल कितने लिखे हैं 2, मतलब ये 2 होंगे, ये 2 के साथ कंबाइन करेगा और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज केमिकल इक्वेशन। क्योंकि हमने सिंबल्स भी कर लिए, फॉर्मूले भी कर लिए, अभी केमिकल इक्वेशन करना है। केमिकल इक्वेशन क्या है? एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज होती है और केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखा है, प्रोडक्ट्स लिखे हैं। रिएक्टेंट्स क्या होता है, जैसे एरो है, एरो के लेफ्ट साइड जो है, जो भी सब्सटेंसेस या जो भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, चाहे वो 2 एलिमेंट्स हों या एक सिंगल एलिमेंट हो और उसको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करनी हो और उस कंडीशन में ही वो आपस में रिएक्ट हो जाए, या 2 एलिमेंट्स हो तो आपस में रिएक्ट हो जाए, तो उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और ये जो एरो है, इट इज़ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की वो रिएक्शन किस तरफ जा रही है। रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, और जो रिएक्टेंट रिएक्ट किए और उन्होंने रिएक्ट होने के बाद जो चीज़ प्रोड्यूस की उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आगे है इक्वेशंस यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले। अब हम इक्वेशंस यहाँ पे करेंगे जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूले यूज़ करेंगे, सेंटेंसेस नहीं यूज़ करेंगे। ये कहते हैं इक्वेशंस को लिखने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है राइटिंग द स्केलेटन। पहले ऐसे नहीं करते थे, पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा लिखते थे कि व्हेन कार्बन और कोल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, में पूरा लिखते थे। अभी वो लिखने की जरूरत नहीं है, अभी स्केलेटन फॉर्म में लिखो, सीधा ही कार्बन लिखो, कार्बन को फुली ऑक्सीजन मिल गई और उसकी रिएक्शन हुई और उसने क्या बना दिया, कार्बन बर्न हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। ऐसे ही अमोनिया गैस ये डिजोल्व हुई वाटर के अंदर, उसने बना दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये स्केलेटन फॉर्म में लिखते हैं, हम इंग्लिश फॉर्म में नहीं लिखते, सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखते। दिस इज द राइटिंग द स्केलेटन। ठीक है, आगे है कार्बन ऑक्सीजन। अगर हमें कार्बन या कोल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन में अगर वो बर्न करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। और फिर लास्ट है, जैसे अंडर सर्टेन कंडीशन में अगर नाइट्रोजन गैस को आप रिएक्ट करते हो हाइड्रोजन गैस के साथ, देन इट विल फॉर्म अनदर गैस, अमोनिया गैस। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस से ही आगे जाके पढ़ोगे आप। ये तो हो गया पहला स्टेप, जैसे स्केलेटन फॉर्म में पहले लिखना है आपने। इसमें मैंने बैलेंसिंग नहीं की, इसको कर सकता था, वो सेकंड स्टेप में करेंगे हम। सेकंड है बैलेंसिंग या केमिकल इक्वेशन। आपको एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीखना चाहिए। पहले एक टर्म है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? मतलब अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज सेम एज दैट ऑन द प्रोडक्ट साइड। कहने का मतलब है कि जैसे ये है, मैंने अभी जो डेफिनेशन बोली दोबारा बोलता हूं कि अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ई ऑफ ईच एलिमेंट, ये हर एक एलिमेंट का, ये एरो के लेफ्ट साइड जो है वो रिएक्टेंट है, एरो के राइट साइड जो है प्रोडक्ट है। अब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, अगर वो सेम है, मतलब हर एक एलिमेंट के एटम्स, जैसे कार्बन का जितने एटम्स हैं वो जितने इधर हैं उतने भी इधर हैं, हाइड्रोजन के इतने रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं अगर प्रोडक्ट साइड में भी उतने हैं, अगर दोनों साइड में इक्वल हैं तब हम कहते हैं कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, और बैलेंसिंग का एक और है कि जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही एटम के केस में भी होता है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन अगर तो बैलेंस हो गई तो इसमें हमें क्या समझ लगती है, इसमें पता लगता है कि एटम ना तो क्रिएट हुआ था और ना ही आगे जाके प्रोडक्ट की फॉर्म में वो डिस्ट्रॉय हुआ, या कह लो ना एटम जब उसकी रिएक्शन हुई रिएक्टेंट साइड में ना वो लॉस्ट हुआ और जब वो प्रोडक्ट बना ना वो गेन हुआ। कहने का मतलब कि इसमें जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एलिमेंट के, अगर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम रहते हैं तो ना वो कभी क्रिएट हुए, ना डिस्ट्रॉय हुए, ना लॉस्ट हुए, ना गेन हुए। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो पहले में स्टेप में इन्होंने बोला है कि आप ना जैसे लिखा है काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो।
एरो की दोनों साइड में आपने हर एलिमेंट के एटम्स को काउंट करना है। जैसे ये देखो, कार्बन का जहां कुछ नहीं लिखा मतलब कार्बन के कितने एटम है, 1, यहाँ कार्बन का 1 एटम है, एरो के इस साइड रेक्ट एंड, ये दोनों रेक्ट करेंगे तब जाके ये कार्बन, ये ऐसा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है ये कोल्ड ड्रिंक्स में होती है। ठीक है, ये एक वीक एसिड है और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से ये कार्बोनिक एसिड जो है वो दांतों पे असर करता है, वो पीलापन आ जाता है और इवन चमक भी चली जाती है, इनेमल की ब्राइटनेस चली जाती है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक कम से कम पीनी चाहिए। यही फॉर्मूला जो है कोल्ड ड्रिंक बनाने में होता है कि आपको पता है कोल्ड ड्रिंक को हम फिजी ड्रिंक बोलते हैं, बिकॉज व्हेन वी ओपन द कोल्ड ड्रिंक इट विल प्रोड्यूस अ फिज साउंड। सो वो किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी, मीठे पानी में ना हो तो आपको मजा ही नहीं आएगा कोल्ड ड्रिंक पीने का। तो वो यही फॉर्मूला है, उसमें यही वीक एसिड बनता है। तो ये देखिए, अब इसको बैलेंस अगर करते हैं तो कार्बन के अंदर कितने एटम है, 1 रेक्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में कार्बन के अंदर कितने एटम है, 1, कार्बन बैलेंस हो गया, अब कार्बन का हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 रेक्ट हैंड साइड में, एरो के इस साइड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, तो वो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 इधर और 1 इधर, 2 + 1 3, और यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने 3, ये बैलेंस हो गया। अगर इन्होंने लिखा अगर तो ये टैली कर जाता है, अगर तो ये इक्वल है दोनों साइड में, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड है। इधर भी देखिए, अगर आप कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन का एटम इधर एक है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, बैलेंस है कार्बन, और ऑक्सीजन का रेक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स हैं, तो ये बैलेंस है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन होती है जिसमें रेक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में नहीं, सिमिलर नहीं है, उनके एटम्स आगे पीछे हैं, तो उस केस में आपने स्टेप 2 फॉलो करना है। उसमें क्या लिखा है, मेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन द बोथ साइड्स बाय यूजिंग प्रॉपर कोफिशिएंट। कहते हैं कि अगर आपने दोनों तरफ एटम्स काउंट कर लिए हर एक एलिमेंट्स के और वो टैली नहीं कर रहे, इक्वल नहीं है, तो आपको फिर प्रॉपर कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, मतलब उसके एटम का नंबर बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, तब जाके वो बैलेंस होगा। और सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आप चाहते हो कि बैलेंसिंग जल्दी हो तो कहते हैं अगर तो उस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या दोनों ही हैं, तो पहले नंबर पे इनको इक्वल करो, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को काउंट करके ऑक्सीजन के एटम का नंबर जो है उसको काउंट करो रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड का उसको पहले इक्वल करो, या नाइट्रोजन हो तो उसको इक्वल करो, तो फिर बाद में आप कार्बन हो, सल्फर हो, उसको बाद में इक्वल कर दो, तो बहुत आसानी से इक्वेशन जो है टाइम पे बैलेंस हो जाएगी। अभी हम स्टेप 2 की एग्जांपल्स करने वाले हैं, और आपको पता है कि अगर कोई इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो तो पहले नंबर पे इसको इक्वल करना है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, सो दैट इक्वेशन जल्दी बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये पहली एग्जांपल देखो, कार्बन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि एरो के लेफ्ट साइड चाहे 2 एलिमेंट्स हों, ठीक है, चाहे 3 हों, वो सारे के सारे रिएक्टेंट हैं, और एरो के राइट साइड जितने भी प्रोडक्ट हो, चाहे 1 हो 2 हो, जितने भी, वो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, सो अभी हमने बैलेंस करना है। कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम्स हैं, पर हमने पहले नंबर पे कार्बन को नहीं देखना, हमने इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को पहले देखना है। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2, और राइट साइड ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 नहीं लगाना, अगर यहाँ पे 2 लगा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हमने तो कंपाउंड को ही चेंज कर दिया, मतलब जो प्रोडक्ट बना उसी को चेंज कर लिया। तो 2 कहाँ पे लगाना है, 2 आगे लगाएंगे, कॉमन। ठीक है, अब ये 2 का मतलब क्या है, ये 2 आगे लगने का मतलब है कि कार्बन के भी अभी 2 एटम्स हो गए हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए हैं। तो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड 2 एटम्स थे, इधर भी अब ऑक्सीजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है। ठीक है, अभी क्या है, रह गया कार्बन। कार्बन का अगर लेफ्ट साइड देखो कितने एटम है, 1, और यहाँ पे कार्बन के कितने एटम हो गए हैं, 2, क्योंकि मैंने कहा है आगे लगाने का मतलब है कि दोनों कार्बन भी और ऑक्सीजन भी 2 एटम्स उनके हो गए हैं। तो अगर 2 कार्बन हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपने 2 यहाँ लगाना है, C2 कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, कहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे। अब 2 एटम्स कार्बन के लेफ्ट साइड, राइट साइड भी 2 कार्बन है, और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए लेफ्ट साइड और राइट साइड हो गया, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अभी सेकंड इक्वेशन देखिए, हाइड्रोजन गैस जो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है, तो इसमें अब ऑक्सीजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो आप जिससे मर्जी स्टार्ट कर सकते हो। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 लेफ्ट साइड, और राइट साइड कितने हैं, 1। तो अब यहाँ 2 तो लगाना नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड का यही फॉर्मूला है और उसका फॉर्मूला नहीं बदलना। आपने 2 कहाँ लगाना, आगे।
अब ये 2 लगाने का मतलब क्या हुआ, ये कॉमन हो गया, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हो गए, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है लेफ्ट साइड 2, राइट साइड भी हो गए 2, बैलेंस। अब क्लोरीन के लेफ्ट साइड कितने एटम्स है 2 और क्लोरीन के भी हो गए राइट साइड, बैलेंस। ठीक है, थर्ड देखो, अब यहाँ पे ये पोटाशियम क्लोरेट है, इसको स्ट्रॉन्गली हीट किया जाए। मैं ट्रायंगल का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली हीट करना, इसलिए मैंने ट्रायंगल लगाया। तो इसको हीट करो तो पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस करता है। इसको बैलेंस करते हैं। इसमें देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन को देखो। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 3 और राइट साइड कितने हैं 2। अब ऐसा क्या करें जिससे वो बैलेंस हो जाए। अब 3 है, यहाँ 3 1 तो पहले ही लगाया, 3 1 या 3, यहाँ पे अब और आगे की कहीं नहीं लगाना, यहाँ पे लगा सकते हैं। अब 1 तो लगा ही लगा है, अब 2 लगा के देखो, 3 2 या 6 हो जाए ना। अब ये 3 को इसके साथ, अब ये 2 का मतलब क्या है, ये 2 का मतलब है पोटाशियम के भी अब 2 एटम्स हो गए, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए, और ऑक्सीजन के ऑलरेडी 3 हैं, तो 3 2 या 6 इस तरीके से। अब ऑक्सीजन के 6 हो गए, तो यहाँ पे कितने एटम्स है ऑक्सीजन के राइट साइड 2, तो यहाँ भी 3 लगा दो, 3 2 या 6, ऑक्सीजन बैलेंस। अब पोटाशियम की बात करते हैं, पोटाशियम की लेफ्ट साइड कितने एटम्स है 2, यहाँ पे पोटाशियम के कितने एटम्स है 1, तो अब यहाँ पे थोड़ा 2 लगाना है, पोटाशियम क्लोराइड का फॉर्मूला थोड़ा बदल देना है। ठीक है, तो 2 कहाँ लगाना है, यहाँ पे। अब यहाँ लगाने से क्या हुआ, पोटाशियम लेफ्ट साइड भी 2 एटम्स हैं, यहाँ भी राइट साइड भी 2 एटम्स है, पोटाशियम बैलेंस। फिर क्लोरीन का देखो, अब 2 कॉमन है, मतलब क्लोरीन के भी एटम्स 2 हैं, यहाँ भी क्लोरीन के एटम्स 2 हैं, ये बैलेंस हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बाद में वहाँ आते हैं। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट किया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और बना दिया इसने सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है, ये सोडियम है, Na है। इसको नाइट्रोजन नहीं समझना है, Na आपको पता है लैटिन वर्ड से लिया है नाइट्रियम, वहाँ से ये सिंबल आया है Na। और पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है लेफ्ट साइड 3, और यहाँ भी देखो कितने एटम्स हैं 2 और 1 3, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब सोडियम के एटम्स देखो, सोडियम के कितने एटम है 2 और यहाँ के सोडियम के कितने एटम है 1, तो यहाँ 2 नहीं लगाना, फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का साल्ट का नहीं बदल देना, आगे 2 लगाना है। अब सोडियम के एटम इधर भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस, सोडियम भी बैलेंस। अब रह गया कार्बन, कार्बन के कितने एटम है लेफ्ट साइड 1, इधर भी कार्बन कितने एटम है 1, वो बैलेंस है। अब रह गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे 1 है, और अगर राइट साइड देखो तो हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो 2 है तो आगे 2 लगा दो, यहाँ नहीं 2 लगाना, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं चेंज करना। अब हाइड्रोजन के एटम्स भी 2, हाइड्रोजन के भी एटम्स 2। अब रह क्या गया क्लोरीन, क्योंकि सोडियम देख लो, सोडियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2। अब क्लोरीन के कितने एटम्स है 2, क्योंकि कॉमन है 2, हाइड्रोजन के भी एटम्स आ गए और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं, और यहाँ भी क्लोरीन के ऑलरेडी 2 एटम्स हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने 2 लगाया था तो सोडियम के भी 2 एटम्स हो गए, क्लोरीन के भी एटम्स हो गए, ये बैलेंस। अब यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, इट विल फॉर्म वाटर। अब यहाँ पे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के कितने एटम्स है लेफ्ट साइड 2 एटम्स, यहाँ पे राइट साइड 1 एटम। अब यहाँ 1 एटम है तो यहाँ पे 2 लगा के हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बना देना, ठीक है, वाटर ही बनाना है हमने, इसलिए 2 आगे लगाओ। ये 2 का क्या मतलब हुआ, ये 2 का मतलब कि हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स। हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 एटम्स थे, तो 2 2 या 4, अब हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स ही है। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड 2 एटम, राइट साइड 2 एटम, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड कितने एटम्स हैं 2 एटम्स, और राइट साइड कितने हैं 2 2 या 4 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, तो बैलेंस हो गया ये भी। ठीक है, लास्ट है ये मैग्नीशियम। अब ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स मिलती हैं, सिल्वर कलर की होती हैं। अगर आप प्रैक्टिकल इसका कभी परफॉर्म करो तो इसमें क्या होता है, सैंड पेपर जो रेग मार्क नहीं होता, वो स्ट्रिप्स को पहले रेग मार्क सैंड पेपर के साथ पूरी तरह रब करना होता है, क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेटर होता है, जो कई बार हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर बर्न करने की कोशिश करें वो बर्न ही नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेटर होता है। कई ऐसे लगे रहते हैं, ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है ना कुछ, तो उसको सैंड पेपर से पहले रब करो सो डैट उसका इंसुलेटर पार्ट निकल जाए, फिर उसको बर्न करो। बर्न करने के बाद क्या होगा, जैसे फायर क्रैकर फुलझड़ी होती है उसकी जैसे चमक आती है वैसी ब्राइटनेस चमक आएगी, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द मैग्नीशियम स्ट्रिप्स जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसकी ऐश बन जाती है, स्वाह बन जाती है, और वो बहुत ब्राइट होती है वो चमक, और उसको थोड़ा आंखों से दूर रखो, इट विल अफेक्ट योर आइज। सो ये ऐसे है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को पहले देखो, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, राइट साइड कितने हैं 1। अब यहाँ 2 लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला थोड़ा हमने खराब करना है, तो 2 आगे लगाओ। अब ये 2 एटम्स मैग्नीशियम के भी हैं, 2 एटम्स ऑक्सीजन के भी हैं। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर मैग्नीशियम के यहाँ कितने एटम है
1 कुछ नहीं है, मतलब 1। यहाँ पे मैग्नीशियम के एटम है 2, तो इसको भी बैलेंस करके ये बैलेंस हो गया। लास्ट है ये नाइट्रियन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। ये हैबर्स प्रोसेस है, ये अंडर सर्टेन कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर दिया जाता है और इवन कैटलिस्ट भी दिया जाता है, उसकी प्रेजेंस में ये होती है ये रिएक्शन। तो इसमें अगर इसको बैलेंस करें, इसमें देखो अब ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रियन है, तो नाइट्रियन को पहले नंबर पे आप इक्वलाइज करोगे, बैलेंस करोगे। नाइट्रियन के कितने एटम है यहाँ पे 2 लेफ्ट साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में, और राइट साइड में नाइट्रियन के एटम कितने 1, तो 1 है तो यहाँ पे थोड़ा 2 लगाना, आगे 2 लगा दो, ठीक है। नाइट्रियन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है 2। अब ये 2 लगाने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन नाइट्रियन के एटम भी 2 हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। और हाइड्रोजन के आप देखोगे हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा है, मतलब उसके 3 ऑलरेडी थे, 3 2 6। अब हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए 6 हो गए हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, तो यहाँ भी 3 लिखा दो, 3 2 6, 3 2 6, ये भी बैलेंस। इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस बैलेंस होती हैं। केमिकल इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट है मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। उसमें फर्स्ट पॉइंट है मेंशनिंग द कंडीशंस एंड कैटलिस्ट। अब देखो जी, केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस करनी सीख ली, पर उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो वहाँ पे मेंशन करनी होती है इक्वेशंस के ऊपर, और कैटलिस्ट को भी मेंशन करना होता है। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। मतलब कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, समझ लो कोई केमिकल इक्वेशन है, हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं और वो रिएक्शन हम हीट करी जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, मतलब रिएक्शन बहुत लंबी जा रही है, हाफ एन आवर 1 घंटे तक चलती रही, पर हम इतना वेट क्यों करें? अगर हमारे पास कोई कैटलिस्ट हो, चाहे कॉपर हो, आयरन हो, अलग अलग रिएक्शंस में याद रखना अलग अलग कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो अगर हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो वही 1 आवर की जगह वो 15 मिनट्स के अंदर ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो कैटलिस्ट का काम ही यही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को जो रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की स्पीड है उसको बढ़ा देना। और पर ये है कि वो कैटलिस्ट ऐसा होना चाहिए कि वो ना तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करे, ना प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट करे, ठीक है। तो कैटलिस्ट ऐसा होता है विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। तो जब हमने रिएक्शन करनी है, उसमें लिखा है सिंबल और फॉर्मूला इज मेंशन्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एट द एरो टू इंडिकेट अ कैटलिस्ट। जैसे ये रिएक्शन है पोटेशियम क्लोराइड की, यहाँ पे देखो एरो के नीचे मैंने कैटलिस्ट लिखा है। कहते हैं अगर कैटलिस्ट सिंबल की फॉर्म में, सिंबल मतलब अगर सिंबल सीधा ही आयरन है, तो फॉर्मूला तो जैसे ये पूरा फॉर्मूला ही है मैंगनीज ऑक्साइड का, अगर इस फॉर्म में आपका कैटलिस्ट है तो आपने क्या करना है, एरो के ऊपर या नीचे कहीं भी आपने ब्रैकेट में उसको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ये कंडीशन है, ये ज़रूरी है। सेकंड है मेंशनिंग द स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर तो आपके रिएक्शन में जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है तो आप एस मेंशन करोगे, जैसे पोटेशियम क्लोराइड एस मतलब सॉलिड है। अगर लिक्विड है, कहीं लिक्विड बन रहा है तो आप यहाँ पे जैसे वाटर, यहाँ पे लिक्विड मेंशन करोगे। अगर गैशियस प्रोडक्ट कोई बन रहा है तो आप यहाँ पे गैस का ये ब्रैकेट में जी लिखोगे। अगर कोई एक्वा सोल्यूशन है, जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन है, ए क्यू लिखोगे आप। और जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्रोडक्ट में कोई सॉलिड सब्सटेंस बना, तो सॉलिड सब्सटेंस याद रखना, सॉलिड सब्सटेंस ही प्रेसिपिटेट बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट बना वो नीचे बैठ जाता है और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हो जाता है। और प्रेसिपिटेट अगर आपने वहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं लिखना तो आप ये एरो मेंशन कर दो, इसका मतलब है ब्रैकेट में डाउन का मतलब कि प्रेसिपिटेट बन गए हैं सॉलिड के, उस सब्सटेंस के। और अगर गैशियस कोई प्रोडक्ट बना है, और गैशियस के केस में आपको पता है अगर प्रोडक्ट साइड में कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो गैस वहाँ पे थोड़ा रहेगी, वो तो रिलीज हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। तो उस केस में आपने जो भी गैस का नाम है या सिंबल है उसके साथ ये एरो लगा दो कि वो रिलीज हो गई, इवॉल्व हो गई, तो ये तब यूज करते हैं। थर्ड कंडीशन है मेंशनिंग द नेम एंड कलर ऑफ सब्सटेंस इफ नीडेड। कहते अगर सब्सटेंस के नाम दिए गए हैं तो आपने उसको तो सिंपल लिखना है उस फॉर्मूले के नीचे। जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके नीचे उसका नाम लिखा है लाइम वाटर, ब्रैकेट में नहीं लिखना। पर ब्रैकेट में कौन सी चीज लिखनी है? कलर। ये लिखा हुआ है बिलो द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन द इक्वेशन, नेम आउटसाइड लिखना है, मतलब ब्रैकेट में नहीं लिखना। और कलर जो है विद इन ब्रैकेट्स, और कलर जो है वो ब्रैकेट में हमेशा लिखना है अगर उसका कोई कलर है तो आप देख सकते हो पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड है, उसको कंडीशन स्ट्रॉन्गली हीट किया 200 to 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है। पोटेशियम क्लोराइड मिला जो कि सॉलिड है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई जो कि गैस है। इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, नो वरी, ठीक है। और सेकंड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वा सोल्यूशन है लाइम वाटर, जो कि ये इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम है लाइम वाटर, ठीक है।
और उसका जो कलर है वो कलरलेस है एक्चुअली, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अगर आप स्ट्रॉ लेके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में फूंक मारोगे, जैसे आप ब्लो करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड दोगे, तो ऑटोमेटिकली जो कलरलेस था उसका कलर बदल के मिल्की हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो वो क्यों होगा? क्योंकि इसकी रिएक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। और इसका कलर क्या है? मिल्की। और कलर को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है और कैटलिस्ट को भी ब्रैकेट में लिखना है। जो उसके सब्सटेंस के नाम है वो आप विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हो, और बाकी तो आपको पता ही है, एड में वाटर रिलीज हुआ। और लास्ट रिएक्शन है मैग्नीशियम सॉलिड, उसकी रिएक्शन हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसको बर्न किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका कलर वाइट था वो प्रोड्यूस हुआ, और एंड में कार्बन प्रोड्यूस हुआ जिसका कलर ब्लैक था। दैट्स इट, आवर चैप्टर इज ओवर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. If you have any question to ask, or if you don't understand anything, then please let me know. If you like the video, then please share it to your classmates, class fellows, and even the friends from different school having different board. It will be very helpful. Those who have not subscribed our channel, please subscribe it and press the bell ring so that every time you will get the notification of our upcoming videos. Thank you for watching. Take care.